तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, फैराडे फर्स्ट लॉ। आज हम लोग देखेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। तो फैराडे सेकेंड लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पास थ्रू different electrolytic solution connected in series, the mass of substance deposited at any electrode is directly proportional to its equivalent weight or mass। ठीक, मतलब क्या है कि अगर हम मान लें कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए है ना, जैसे हम यहाँ कॉपर सल्फेट लिए हैं या AgNO3 सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या है, एनोड कैथोड से आपस में एक सीरीज से जोड़ दिए है ना, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए, और दोनों में क्या है, एक ही बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वही इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी पास हो रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो जो सब्सटेंस एनोड या फिर इसमें जो सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड में एनोड या फिर कैथोड में डिपॉजिट होगा, इसमें डिपॉजिट हो या फिर इसमें डिपॉजिट हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को बोलते हैं क्या, फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ क्या है कि जब दो या दो से अधिक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं है ना, और दोनों या दो से अधिक तरह के जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा एनोड या फिर कैथोड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस डिपॉजिटेड सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। ठीक ना, इसी को बोलते हैं क्या, फैराडे सेकेंड लॉ। जैसे यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि कॉपर डिपॉजिट हो, यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, Ag डिपॉजिट हो रहा है, तो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, तो वेट ऑफ डिपॉजिटेड वेट ऑफ कॉपर, जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। और उसी तरह से डिपॉजिटेड वेट ऑफ जिंक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। जैसे यहाँ पे डिपॉजिटेड वेट ऑफ Ag इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ठीक, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर का जो डिपोजिशन हो रहा है इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ Ag डिपॉजिट हो रहा है ना, तो इसका जो वेट यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वो डिपेंड करता है किसके, इसके इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, अब क्या है कि हम इसको अगर इक्वेशन 1 ले लिए, इक्वेशन 2 ले लिए, दोनों को क्या किए आपस में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu डिवाइडेड बाय वेट ऑफ Cu डिवाइडेड बाय वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू, अब दोनों में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, दोनों के लिए सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag है ना। तो ये जो है क्या फॉर्मूला निकला फैराडे सेकेंड लॉ का है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, और ये हो जाएगा क्या, ये इसको हम इधर लाए, इसको ले गए ऊपर, तो हो जाएगा वेट ऑफ Ag बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ये निकला क्या फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आया कैसे है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट जो है, वेट जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट है हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसको भी हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ से ही डिराइव करते हैं है ना। तो होता है क्या है कि अगर मान लें कि हम इसका फैराडे फर्स्ट लॉ लिखें, तो Cu जो डिपॉजिट हो रहा है वो किसके बराबर होता है, Z के बाद Z, इसका Cu Z इंटू क्या होता है, Q के बराबर होता है। पढ़ें कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। अब इसमें क्या है कि अगर हम जिंक ले रहे हैं, यहाँ पे क्या Ag है, तो Ag के लिए क्या हो जाएगा, जिंक Zn Ag, ये क्या है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्या है Ag इंटू Q। जेड का मतलब क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट,
है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसमें Q जो है दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों के लिए क्या सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को हम अगर हम क्या करें, डिवाइड करें, ये ठीक है, डब्ल्यू सी यू बाई डब्ल्यू ए जी, ये तो कट जाएगा है ना, कटने के बाद क्या है जेड एन जेड सी यू मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी यू बाई जेड ए जी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी। ठीक, अब इसको हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू सी यू बाई डब्ल्यू ए जी। अब जेड इक्वल टू क्या लिखा जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी यू, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी यू बाई 96500, आई हो जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी बाई 96500। ये कटेगा है ना, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू सी यू बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी, और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी यू बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी। ठीक, ऐसे डेराइव करते हैं ना, तो सेम क्या वही फॉर्मूला है ना। तो ये जो हम लोग स्टेटमेंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये डिपेंड करता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है ना, तो इसीलिए हमेशा फैराडे फर्स्ट लॉ ही मेन इंपॉर्टेंट रखता है ना। फैराडे कोई भी क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है ना, अगर फैराडे सेकेंड लॉ का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम फर्स्ट लॉ से ही सॉल्व कर सकते हैं, हमको सेकेंड लॉ का जरूरत भी नहीं पड़ेगा है ना। तो ये जो है ये हो गया क्या, इसको इसका डेरिवेशन समझना है सिर्फ ना, ये सब आता नहीं है एग्जाम में, सिर्फ हमको फार्मूला पे फोकस करना है कि क्या फार्मूला होता है फैराडे सेकेंड लॉ का। ठीक ना, अगर मान लें कि हम 3 सेल लिए, एक में हम क्या ले रहे हैं AgNO3 लिए, एक में क्या ले रहे हैं CuSO4 ले रहे हैं, और एक में क्या ले रहे हैं ZnSO4 ले रहे हैं, और सब में क्या सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो क्या होगा कि जो अगर मान लीजिए इसमें Ag डिपॉजिट हो रहा है, मान लीजिए Ag डिपॉजिट हो रहा है, इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसमें जो है जिंक डिपॉजिट हो रहा है, तो जो Ag डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ये क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को बोलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ है ना। तो इसको हम अगर फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, ऐसे लिखते हैं, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और इसमें क्या हो जाएगा वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ठीक, तो इस तरह से जितना भी है, अगर मान लीजिए इसमें एक और जोड़ दिए यहाँ पे ना, ऐसे जोड़ दिए, ठीक, ऐसे जोड़ दिए, तो अब इसका इसमें अगर मान ले रहे हैं कि हम ले लिए क्या Fe, इसमें ले लिए क्या, तो इसमें ले लिए मान लीजिए FeSO4 सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ Fe डिपॉजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe, ऐसे बढ़ते जाता है ये फॉर्मूला है ना। तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया है ना। करना क्या है कि दो सेल आपस में सेम, दो सेल जो आपस में क्या है कनेक्टेड है, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या लिखना, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और इसमें जो डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट इक्विवेलेंट वेट है ना। ये तो हम एनोड का दिखाए हैं ना, सिर्फ हम किसका दिखा रहे हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड का दिखाया, कैथोड का दिखाया, इसमें कैथोड में जमा हो रहा है, इसमें कैथोड में जमा हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी डिपोजिशन होगा है ना, तो यहाँ पे भी मान लेंगे यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है ऑक्सीजन गैस, ठीक ना, इसमें क्या डिपोजिट हो रहा है ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन डिपोजिटेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन है ना। यहाँ पे आगे भी बात हो सकता है वेट ऑफ ऑक्सीजन वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे बढ़ते जाएंगे ना। तो सब आपस में क्या इक्वल हो, अगर सब में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, जो एनोड में डिपोजिट हो या कैथोड में डिपोजिट हो, किसी में भी डिपोजिट होगा, तो उसका जो रेशियो निकालेंगे, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो जो निकालेंगे वो हमेशा एक आपस में बराबर आते जाता है ना। इसी को बोलते हैं कि फैराडे सेकेंड लॉ है ना। अब इसमें हम लोग जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे है ना, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है।
तो इसका न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो हमको जो है सेकेंड लॉ अप्लाई करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हम फर्स्ट लॉ से भी जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मेन इंपॉर्टेंट रहता है फैराडे फर्स्ट लॉ। वैसे इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन है क्या, एग्जैक्टली 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन are passed through two electrolytic cell in series containing CuSO4 and ZnSO4 respectively. How many gram of each metal will be deposited on the respective cathode in the two cell. क्वेश्चन है कि 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, जैसे 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, और उसको हम सीरीज में कनेक्ट करें, इन सीरीज कनेक्टिंग कॉपर सल्फेट और ZnSO4, है ना, यानी कि सीरीज में दोनों को जोड़ दिए हैं ना। दोनों में क्या है, एक में क्या कॉपर सल्फेट है, ऐसे है, दोनों को आपस में जोड़ दिए। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो किया, ठीक ना, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है, ठीक। इसमें तो कॉपर सल्फेट और ZnSO दोनों में, है ना, दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ा है, तो जो जितना करंट इसमें पास होगा उतना ही करंट इसमें भी पास होगा। तो बताना है कि जिंक इसमें कितना डिपॉजिट होगा, है ना, इसमें कैथोड क्या हो जाए, प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसमें जो है मान लीजिए ZnSO4 है, तो इसमें जिंक डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ कॉपर SO4 है, तो इसमें क्या कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यही बताना है कि इसमें जिंक कितना डिपॉजिट होगा, इसमें कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, है ना। तो ये हमको निकालना है, ठीक, यानी कि वेट ऑफ जिंक और वेट ऑफ कॉपर निकालना है। जबकि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, Cu डिपॉजिट हो रहा है, ये इक्वल टू होता है क्या, Z इंटू Q होता है ना, ये फॉर्मूला। कॉपर अगर डिपॉजिट हो रहा है क्या लिखें, Z इंटू Q। तो हमको Q तो पता है ना, Q कैसे निकालेंगे, देखो 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना, तो Q निकालने का फॉर्मूला ये भी हम लोग पढ़ा कि Q इक्वल टू NF भी लिख सकते हैं, है ना, पढ़े ना। Q इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी में, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो 1 फैराडे होता है ना, तो 2 मोल फ्लो करे तो कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो कितना फैराडे, 2 फैराडे, है ना। तो यहाँ पे 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इसको हम फैराडे से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.2 फैराडे हो गया। और फैराडे का अगर वैल्यू पुट करेंगे क्या होता है, 96500, है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो 0.0039, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये इतना कूलम जो है Q निकल गया, ठीक। हमको Q पता चल गया ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना पास हो रहा है, तो 19,300 कूलम। अब हमको फिर Z निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम पुट करते डायरेक्ट, Z इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिट कौन हो रहा है,
हमको किसका कौन डिपॉजिट करवाना है, किस मेटल को डिपॉजिट करा रहे हैं, इसमें कॉपर को डिपॉजिट करा रहे हैं, इसमें जिंक को डिपॉजिट करा रहे हैं। तो जो डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट है ना, तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट बाई 96500 है ना। और ये जो है इसका क्यू का वैल्यू कितना है, ये है ना। ये नहीं तो हम ये भी लिख सकते डायरेक्ट ना, 0.02 इंटू 96500, ठीक। ऐसा लिखने से बेनिफिट क्या है कि इसे कट गया, ठीक ना। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट 63.5 इसका एटॉमिक वेट होता है ना। ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, मैं लिखे नहीं है मगर दिया रहता है 63.5 इसका एटॉमिक वेट होता है। उसी तरह से जिंक का होता है 65.3 होता है ना, ये गिवन रहेगा। अब यहाँ पुट कर दिए। अब इसका कॉपर का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा है ना। कॉपर सल्फेट है -2 हो गया +2, तो ये इसमें क्या +2 चार्ज जनरेट हो रहा है, तो कॉपर का वैलेंसी 2, ठीक। और ये हो गया 0.2 पॉइंट हटाएं, इकट्ठाएं, 6.35 ग्राम जो है कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक। तो इसका हमको निकल गया क्या, जो कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है वो हमको पता चल गया, ठीक। अब हमको जिंक का निकालना है ना, तो जिंक जिस तरह से हम कॉपर का निकाले हैं उसी तरह से जिंक का निकाल देंगे, है ना। मगर अगर तुमको बोलेगी कि तुमको निकालना फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तुम, अगर हमको फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करके निकालना है तो जिंक का कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि WCU बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CU इक्वल टू होता है WZN बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZN, ठीक है। अब इसमें इसका W कितना हमने निकाले, अभी निकाले 6.35 ग्राम। का इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट 63.5 डिवाइडेड बाय 2। कॉपर का वैलेंसी कितना होगा, कॉपर सल्फेट में 2 नेगेटिव तो कॉपर में 2 पॉजिटिव, वैलेंसी हो गया 2, है ना। और यहाँ पे इसका कॉपर का हमको ये निकालना है, इसका ये वेट निकालना, मास हमको बताना है कितना ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा। कॉपर का तो निकाल लिए, अब इसमें हम जिंक का निकालेंगे। जिंक का एटॉमिक वेट होता है 65.3 और वैलेंसी कितना होगा, सल्फेट में 2 नेगेटिव तो कॉपर में जिंक में 2 पॉजिटिव, वैलेंसी हो गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया, है ना। फिर ये होगा क्या कि 6.35 बाई 63.5 CuZN बाई 65.3, ये 10 से कट जाएगा, है ना। और ये जो हो जाएगा CuZN कॉपर वेट ऑफ ZN डिपॉजिटेड इक्वल टू, ये हो जाएगा 65.3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक, ये हो जाएगा 6.53 ग्राम। तो इसका निकल गया क्या, हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। इसमें हम फैराडे क्या लगाएं, सेकेंड लॉ लगा के निकालते हैं। और तुमको फैराडे सेकेंड लॉ नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना। डायरेक्ट क्या करेंगे, तो वेट ऑफ ZN डिपॉजिटेड इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू Q होता है ना, Z इंटू Q। अब Z क्या हो गया, तो Z मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZN बाई 96500। और Q का वैल्यू क्या होता है, Q का भी निकालें, Q दोनों के लिए तो सेम होगा क्योंकि दोनों क्या एक सीरीज में जुटा हुआ है, तो दोनों में जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है दोनों में क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो कितना हो 19300 यही है ना। इसको हम डायरेक्ट लिखे थे 0.2 इंटू 96500, इसको गुना नहीं किए है ना, मल्टीप्लाई नहीं किए क्योंकि ये कट जा रहा है, ऐसे दिख रहा है कटेगा आराम से, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ ZN बाई क्या लिखते हैं, वैलेंसी इंटू 0.2। तो अब इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 63.5 होता है, वैलेंसी अभी देखें 2 हो गया, और 0.2 पॉइंट हटाएं, ये कटा 65.3 होता है, तो 6.53 आया ग्राम, ठीक।
क्या फैराडे फर्स्ट लॉ से भी निकाल सकते हैं, है ना। सेकेंड लॉ से मन करे निकालने तो सेकेंड लॉ से भी निकाल सकते हैं, जिसमें तुमको आसानी हो उससे तुम आसानी से इसका जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं ना, तुम लोग लिख लेना, है ना। देखो, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल containing silver nitrate solution and dilute sulfuric acid solution, है ना। क्या बोला, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ऐसे टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। एक में क्या है AgNO3 सोल्यूशन है और एक में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल containing silver nitrate solution and dilute sulfuric acid solution आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों क्या एक सीरीज में कनेक्टेड है। ये एनोड कैथोड होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है एनोड या कैथोड रहेगा ना। तो एनोड और कैथोड है, दोनों को क्या किया एक सीरीज से जोड़ दिया, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ठीक है। ए स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर was pass through them, है ना। तो दोनों में क्या है करंट कितना पास करा रहा है, करंट मतलब I 2.5 एम्पियर का करंट पास हुआ, ठीक है। पास थ्रू स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर was pass through them till 1.07 ग्राम ऑफ सिल्वर was deposited। तब तक हम लोग पास कराएं जब तक कि इसमें जो है कितना ग्राम Ag जो है 1.078 ग्राम डिपोजिट ना हो जाए, तब तक हम इसको जो है 2.5 एम्पियर का करंट पास कराएं, है ना। तो इतना एम्पियर का करंट पास करा रहे हैं ना, तो ये जब हम पास कराएं तो क्या होगा, इतना 1.07 ग्राम जो है सिल्वर डिपोजिट हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन है ना, दो AgNO3 सोल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है, दोनों को आपस में जोड़ दिए, इसमें क्या है 2.5 एम्पियर का करंट पास कराएं, है ना। और क्या हुआ, जैसे ही करंट पास कराएं तो क्या होगा, इतना सब्सटेंस उसमें डिपॉजिट हो रहा है। तो बताना है क्या, क्वेश्चन क्या है कि पहला बताना है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी was consumed, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होगा Q, क्या बताना है Q, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ सो बताना है। और सेकेंड में बताना है कि व्हाट वाज द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड, ना। अब बताना कि मान लें कि इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो इसमें जो है Ag डिपोजिट हो गया, ठीक है। और ये एक्वस सोल्यूशन है ना, एक्वस सोल्यूशन है तो यहाँ पे जो है तुम्हारा वाटर रहेगा, है ना, वाटर रहेगा, ठीक। अभी क्या है कि वाटर जो है यहाँ एक्वस सोल्यूशन वाटर है तो हम लोग पढ़ेंगे H+ और OH- में टूटेगा। अभी OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, है ना। यहाँ पे तुम्हारा दो नेगेटिव आयन बनेगा, OH- और NO3-। तो हम लोग पढ़े थे कि जब OH और NO3 दो नेगेटिव आयन है तो दोनों क्या जाता है एनोड में जाएगा, मगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है उसी का डिपोजिशन किसमें होता है, एनोड में होता है। तो हम रिएक्टिविटी ऑर्डर में दिखाए थे कि OH के ऊपर जो आता है उसका रिडक्शन नहीं होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो OH है, इसके ऊपर NO3 आता है, उसके बाद सल्फेट 2- आता है। तो OH जो है OH के साथ ये आ रहा है, तो जो OH जो नीचे रहेगा ना उसी का ऑक्सीडेशन होता है। जब क्लोरीन रहे और ब्रोमीन रहे, ये रहे, तो अगर दोनों में बोले अगर दोनों आयंस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये दोनों आयंस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो कौन नीचे है, तो क्लोरीन है। क्लोरीन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ये दोनों प्रेजेंट है तो ये OH माइनस का नीचे है, ये जो नीचे है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस निकलेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जमा होगा, है ना, जो प्लस होगा वो चला जाएगा किसमें, कैथोड में, मगर जो माइनस होगा सल्फेट और क्या है OH आयन, ठीक। तो जो सल्फेट और OH आयन ले रहे हैं, है ना, तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब हम लोग OH और सल्फेट में कंपेयर कर रहे हैं, OH और सल्फेट में, तो जो नीचे रहता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है, तो OH का ऑक्सीडेशन होगा
तो OH का ऑक्सीडेशन होता है तो हम लोग पढ़े थे कि O2 निकलता है ना, तो ये O2 यहाँ डिपोजिट हो रहा है, ये O2 यहाँ डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो बताना है कि व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड, है ना। अब जैसे इसमें तो इसमें ये डिपोजिट हो गया, Ag यहाँ डिपोजिट होगा, है ना, H यहाँ डिपोजिट होगा, है ना, ऑक्सीजन यहाँ डिपोजिट हो रहा है। तो बताना है कितना वेट ऑक्सीजन जो है वो जो है क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, है ना, यहाँ पे लिबरेट होगा, कितना ऑक्सीजन वेट जो है लिबरेट होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो ना, वीडियो को जो रोक लो और उसके बाद जो है खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, और अगर नहीं बनता तो फिर जो है इसको जो है तुम लोग जो है देखना, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वाज कंज्यूम, मतलब क्यों निकालना है ना, और दिया हुआ है क्या, तो आई दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, और क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक, और वेट कितना डिपोजिट हुआ, Ag कितना डिपोजिट हुआ, ये दिया हुआ है क्या 1.078, ठीक। तो होता है क्या कि हमको क्यू निकालना है, दोनों के लिए जो जितना क्यू इसके लिए होगा वही क्यू इसके लिए होगा, है ना। तो बड़े दोनों का क्या सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों से पास हो रहा है, तो जो क्यू इसका होगा वही क्यू इसका होगा, है ना। तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, तो वेट ऑफ Ag इक्वल टू क्या होता है Z इंटू आई इंटू टी, ये है ना, Z इंटू आई इंटू टी। अब इसमें ये जो है ये 1.078 ग्राम हो गए, है ना, और इसका हम जेड कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बाई 96500, और करंट दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, टाइम निकल जाएगा, है ना। तो देखो हमको Q निकालना है, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, Q निकालना है ना हमको, तो अगर हमको टाइम पता चल जाएगा तो Q निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको सब दिया हुआ है ना, तो इससे हमको इससे टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकालने के बाद जो है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, Q पता चल जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा कि 1.078 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट 108, और इसका वैलेंसी होता है कि Ag है ना, AgNO3 सोल्यूशन है, हम लोग पढ़ें कि NO3 में -1 तो Ag में क्या हो जाएगा +1, है ना। तो ऐसे में याद रखना Ag का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, तो सिल्वर में नाइट्रेट में 1 माइनस चार्ज, तो इसमें क्या होगा 1 प्लस चार्ज, वैलेंसी हो गया 1 और 96500 इंटू 2.5 इंटू टी, 1.078 ग्राम। देखो इसको हम 108 लिख रहे हैं, मगर एग्जैक्ट इसका होता है 107.8 होता है ना, इसका एग्जैक्ट होता है 107, तो यहाँ पर हम 108 के जगह 107.8 लिखते एग्जैक्ट होता है। तो ऐसा इसीलिए लिखे कि ये देखो ये 1078 आ रहा है, यहाँ पे 1078 है, तो कट जाएगा, है, इसीलिए इससे लिखने में जो है हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, 2.5 इंटू टी, ठीक। तो देखो अब तुम लोग काटते रहना, देखो ये 100 बार में कट जाएगा, है ना, ये 100 बार में जो है कटेगा, दोनों ऊपर 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 वाला जो है आपस में कट जाता है ना। तो इसको ये जो है ये हो गया 1, ये 100 बाई 96500 2.5 इंटू टी, पॉइंट हटाएं, नीचे 10 हो गया, ये से कट गया, और फिर हो जाएगा क्या T इक्वल टू हो जाएगा 96500 बाई 10 इंटू 25, ये कटा, ये 96500 बाई 25, ये आ जाएगा 3 के बाद जो है 75, तो 21 8 28, तो बच गया 56, 386 क्या है सेकेंड जो है इसका टाइम निकल गया, है ना। अब हमको क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा
तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। आई हो गया 2.5 और ये हो गया 386। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या निकल जाएगा, Q निकल जाएगा कि ना, कितना क्या हो जाएगा, कूलम। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये Q निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या सेकंड नंबर पूछ रहा है क्या, व्हाट मास ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, कितना ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, है ना। तो ऑक्सीजन का वेट निकालना है, तो फर्स्ट लॉ लगाओ या फिर सेकेंड लॉ लगाओ, दोनों से हम निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे अगर हम सेकेंड लॉ लगा दे रहे हैं, पर डे सेकेंड लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ से निकालना है तो वेट ऑफ ऑक्सीजन ना इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला है ना। वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो Z इंटू आई इंटू टी। अब Z का वैल्यू क्या होता है, तो Z इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बाई 96500। करंट दिया 2.5 एम्पियर और टाइम हम लोग निकाले हैं 386, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट ना, एटॉमिक वेट लेके चल रहे हैं, एटॉमिक वेट इसका कितना होता है 16 है ना बाई 2, उसके बाद 96500 है ना। तो जब भी हम जो फॉर्मूला लिखा है ना, हम उसमें एटॉमिक वेट लिखे, तो हमेशा एटॉमिक वेट लिखना है ना। जैसे ऑक्सीजन है तो O2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है O2 है ना। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन का हम एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का लिख रहे हैं ना, तो एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का लिखे हैं, इसीलिए क्या वैलेंसी 2 हो गया है ना। तो हमेशा एटॉमिक वेट लेके चलना है। ऐसे निकालने का बहुत सारा मेथड होता है निकालने है ना, मगर जो है हम लोग उतना कंफ्यूज नहीं होना, सबके लिए तुम एटॉमिक वेट लेके चलेगा तो हमेशा आंसर सही आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हमको जैसे नाइट्रोजन रहता है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी ऐसे लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे O2 है तो O2 नहीं लिखना, O2 का 32 हो जाएगा, है ना। अब 32 हो जाएगा तो यहाँ पे हमको 4 करना होगा बैलेंसिंग, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4। तो ये हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, एटॉमिक वेट लिखो डायरेक्ट एटॉमिक वेट बाय 2 और 2.5 386 इकट्ठा 8 हो गया, 8 बाई 96500 2.5 इंटू 386। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इसका जो है वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस मेथड से अगर हम निकाल देना तो हमको बहुत टफ लग रहा है ना, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ हमको अगर फैराडे सेकेंड लॉ, अगर फैराडे सेकेंड लॉ से निकालना चाहें तो यहाँ पर हम फैराडे फर्स्ट लॉ लगाए हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट होगा, यहाँ पर हम अभी जो अभी बताएं वो क्या फर्स्ट लॉ से निकालना है ना, मगर फैराडे सेकेंड लॉ से निकालना ज़्यादा आसान होगा, है ना, क्योंकि तो यहाँ पर बहुत मल्टीप्लाई है ना, इतना मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम सेकेंड लॉ लगा देते हैं, कैसे निकलेगा, तो देखो सेकेंड लॉ से निकालते हैं ना, दोनों मेथड बता के चल रहे हैं। जैसे क्या सेकेंड लॉ, एक में क्या हो रहा है कि Ag डिपोजिट हो रहा है, एक में ऑक्सीजन यही ना डिपोजिट हो रहा है, एक में Ag डिपोजिट हुआ क्योंकि Ag हमको दिया हुआ है, Ag कितना डिपोजिट हो रहा है 1.078 ग्राम, तो एक में Ag डिपोजिट हो रहा है और एक में ऑक्सीजन डिपोजिट हो रहा है। Ag का हमको वेट पता है ना, ये दिया हुआ गिवन है ना, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag ऐसे लिखें। और ऑक्सीजन जो डिपोजिट हो रहा है O2 और इसका ऑक्सीजन वो लिख दे रहे ना, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ O, जैसे ऑक्सीजन लिखते हैं ऑक्सीजन, ये लिखें। अब देखो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका कितना डिपोजिट होगा 1.078 और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, है ना। E इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, और ये हो जाएगा क्या, इसको हमको निकालना है, ऑक्सीजन का जो है निकालना है वेट, और इसका जो है ये दिया हुआ क्या, इसका एटॉमिक वेट होता है क्या 16/2, है ना। एटॉमिक वेट हो गया 16 और वैलेंसी हो गया 2, ये कटा कितना हो गया 8, ये कटेगा 100 वालों कट गया, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 1/100 वेट ऑफ ऑक्सीजन बाई 8, यानी कि W ऑक्सीजन
इक्वल टू, ये इधर आ गया 8/100, 0.08 आया, ठीक है। इतना ये ग्राम ऑक्सीजन जो है डिपोजिट हो रहा है, 0.08 ग्राम ऑक्सीजन डिपोजिट हो। कहाँ डिपोजिट हुआ? देखो ये कंटेनर है ना, ऐसे है, तो एक जैसे यहाँ H2SO4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे डिपोजिट होगा कितना? 0.08। अब यहाँ पे भी हो तो ऑक्सीजन डिपोजिट होगा, तो इसमें भी कितना होगा? जितना इसमें डिपोजिट हो रहा है उतना ही अमाउंट इसमें भी डिपोजिट होगा, क्योंकि दोनों में क्या सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना। तो ये जो हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं कि डिपोजिट हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रोड के लिए निकाल रहे हैं, है ना। ऐसे इसमें भी ऑक्सीजन डिपोजिट हो रहा था, है ना। ये भी क्या है? एनोड है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। यहाँ पे मैं एक्वस सोल्यूशन लिया है ना, तो यहाँ पे एक्वस AgNO3 सोल्यूशन लिए, है ना, AgNO3। यहाँ पे क्या लिए? एक्वस AgNO3, इसमें लिए क्या? H2SO4 सोल्यूशन, है ना। इसका हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। इसे बताएं पहले कि H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कैथोड में, एनोड कैथोड में जमा होता है, ऑक्सीजन गैस इसमें डिपॉजिट होगा। उसी तरह से अगर हम AgNO3 और यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, यहाँ इलेक्ट्रोड क्या है? PT, है ना, PT इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो अगर Ag यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो इसमें जो OH है इसमें डिपॉजिट होगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ लिबरेट होगा। जो गैस जितना अमाउंट में यहाँ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है उतना ही अमाउंट में यहाँ पे लिबरेट होगा, है ना। तो हमको जो बताना है इसमें, ये बताना है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट, कितना ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, है ना। तो यहाँ पे तो निकला 0.8 ग्राम, यहाँ पे भी क्या निकलेगा? 0.8 ग्राम, है ना। तो इसका टोटल हो जाएगा क्या? वेट ऑफ ऑक्सीजन liberated is equal to from both electrode, दोनों इलेक्ट्रोड से कितना लिबरेट हुआ था? एक से 0.08 निकला, तो दूसरा से भी क्या निकला? 0.08, है ना। दोनों से सेम क्यों निकलेगा? क्योंकि दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.16 ग्राम, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले? इसका वेट निकाल लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए करंट ऑफ लिखिएगा क्वेश्चन, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, if a current of 0.5 ampere flow through a metallic wire, है ना, 0.5 ampere flow through a metallic wire for 2 hour, टाइम दिया हुआ है कितना? 2 आवर। NCERT क्वेश्चन है, 0.5 एम्पियर करंट जो है 2 आवर तक पास हो रहा है, 0.5 एम्पियर करंट 2 आवर तक पास हुआ है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, है ना। तो बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी electrons flow through the wire, है ना। तो क्वेश्चन है कि अगर हम 0.5 एम्पियर करंट पास करा रहे हैं, है ना, कितना? 2 आवर तक, तो बताना है कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। तो अगर हम ये I है और T है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है? I इंटू T होता है। अभी Q 0.5 है और आवर में दिया, और आवर को हम लोग क्या करते हैं? टाइम हमेशा सेकेंड में पुट करना है, 3600 होता है। ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो गया तो 1 हो जाएगा, ये 36, ये कितना हो गया? 3600 कूलम। तो ये तुम्हारा Q निकला, है ना। हमको क्या निकला? कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करा, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा, तो N निकालना है ना। तो हम लोग पढ़े हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? NF होता है ना। और Q है, Q किसके बराबर है? N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स और F का मतलब होता है क्या? फैराडे, ठीक। तो हम अगर N निकाल लें, N क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, तो Q इंटू क्या हो जाएगा? F। अब Q का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 3600, और फैराडे होता है 96500, 2 0 से 2 0 खत्म, हो गया क्या? 36/4
965 है ना। एन क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, इतना मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना। हाउ मेनी, इतना मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, तो मोल में बता रहे हैं नंबर है ना। और मोल को अगर नंबर में चेंज करना चाहें तो 36/965 को क्या होगा 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। ये तो मोल है, तो पढ़े ना कि एक मोल जो होता है, एक मोल अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो कितना बड़ा होता है 6.023 × 10⁻23 होता है ना। 6.022 या 23 बात देखिए कितना होता है। तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। अब इसको मोल को नंबर में चेंज करना है, क्या करेंगे 6.02 × 10⁻20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन एन का वैल्यू हो जाएगा है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स फ्लो कर रहा है, इसको नंबर में दिखाएंगे। इसको क्या है नंबर में दिखाएंगे, क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। मोल से क्या हो गया नंबर में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाले कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड between कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर इलेक्ट्रोड्स में जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं ना। एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा है फॉर 1 आवर, 1 आवर तक इसमें पास हुआ है ना। बताना व्हाट चेंज ऑकर एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में क्या चेंजिंग हो है ना, एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक। ये क्वेश्चन है। बोल क्या रहा कि एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें क्या है जो सॉल्यूशन है उसी का क्या क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, इसको क्या किया है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो पढ़े थे कि जो कॉपर को कॉपर सल्फेट में, जिंक को जिंक सल्फेट में, इस तरह से जब भी डाला जाता है तो उसमें क्या होता है जो मेटल होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी मेटल का क्या होता है रिडक्शन होता है। यहाँ से कॉपर बाहर निकलेगा, सॉल्यूशन में गिरेगा, और जैसे ही एक सॉल्यूशन में गिरेगा तो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो यहाँ डिपोजिट होते जाता है। यहाँ से अगर दो कॉपर सल्फेट निकला तो ये जो 2 कॉपर जो है यहाँ से यहाँ डिपोजिट होगा, तो जिस रेट से यहाँ से निकल रहा उसी रेट से यहाँ पे डिपोजिट होते रहता है ना। तो ये प्रोसेस होता है जब हम जो मेटल लेते हैं उसी का सल्फेट लिया जाता है। तो हम लोग रिएक्शन में पढ़े हैं ना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूछ रहा है क्या कि अगर हम इसमें कॉपर को कॉपर इलेक्ट्रोड में लेते हैं है ना, 10 एम्पियर करंट 1 आवर तक पास कराते हैं, तो बताना है क्या कि व्हाट चेंज ऑकर एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में क्या चेंजिंग होगा है ना, एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड में क्या चेंजिंग होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि कॉपर सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है वो जाके कैथोड में जाके जमा हो जाएगा है ना, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटेगा है ना। और उसके बाद क्या होगा जो कॉपर जो यहाँ डिपॉजिट हो रहा है वो क्या होगा, ये सॉल्यूशन यहाँ से डिसोसिएट होकर इस सॉल्यूशन में आएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग बताना है क्या चेंजिंग आ रहा है। तो कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है ना, और डिपॉजिट होने पे कितना डिपॉजिट हो रहा है ना, उसी वेट को हमको बताना है कि कितना सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट हुआ है ना, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ और कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हुआ और सॉल्यूशन में कितना का चेंजिंग आया, ठीक ना। इस चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना है, तब हम लोग निकालते हैं। तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा वो हम लोग पहले बताना है। व्हाट चेंज होकर कैथोड इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड में क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रोड में ये चेंज होगा कि जो एक इलेक्ट्रोड से कॉपर सल्फेट, एक इलेक्ट्रोड में जाकर कॉपर डिपॉजिट होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड से कॉपर सॉल्यूशन में जो है, दूसरे इलेक्ट्रोड से कॉपर जो है
सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रोड, जितना कॉपर सल्फेट एक में डिपोजिट होगा उतना ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दूसरा इलेक्ट्रोड से जो है निकल के सॉल्यूशन में आएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए 10 ग्राम एक में डिपोजिट हुआ तो एक इलेक्ट्रोड में 10 ग्राम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो हमको मान लेंगे Cu है ना, Cu हम लोग कितना डिपोजिट हो रहा है वो निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं ना, कितना तो होता है Z इंटू I इंटू टी। 10 एम्पियर करंट 1 आवर तक पास किए तो कितना डिपोजिट होगा, देखो हम तो अमाउंट निकाल सकते हैं कितना सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn बाय 9650, जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, मतलब जो सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट 9650, और ये हो गया 10 एम्पियर। और टाइम जो 1 आवर लिखा हुआ है तो 1 आवर नहीं लिखना है, 1 आवर को किसमें चेंज करेंगे, टाइम हमेशा लिखना है क्या, तो सेकेंड में, तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3600 सेकेंड, 20 खत्म। कॉपर का होता है क्या 63.5 और वैलेंसी होता है 2, 96500, ये हो गया क्या 10 इंटू 36, कटेगा 31.75, तो 31.75 96500 हो गया 360। अब ये कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, ये तुम्हारा आंसर है 11.84 ग्राम। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या इसका अमाउंट निकला है ना। क्या चेंज जनरेट हुआ, जनरेट यही हुआ ना, कॉन्सेप्ट समझना है कि जनरेट यही हुआ, क्या चेंजिंग जनरेट हुआ। यहाँ से जो Cu2+ था कितना, 11.84 ग्राम, ये जो निकाले यहाँ जाके जमा हो गया, है ना। और जैसे ही यहाँ जमा हुआ उतना ही कॉपर सल्फेट, उतना ही कॉपर आयन जो है तो यहाँ जमा हो रहा है, उतना ही कॉपर क्या होगा इस इलेक्ट्रोड से यहाँ निकलेगा, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे रिडक्शन हो तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पढ़े ना। तो जितना डिपोजिट होगा उतना ही सब्सटेंस यहाँ पे निकलेगा। ठीक, कितना निकलेगा, तो 11.84 ग्राम जो है कॉपर एनोड से डिकम्पोज होके सॉल्यूशन में आया, ठीक ना। और उतना ही कॉपर सल्फेट यहाँ पे डिपोजिट हो गया। ठीक, तो क्या चेंज हुआ, तो एक इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन, एक इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ गया कितना, तो 11.8 ग्राम। कैथोड में 11.84 ग्राम वेट बढ़ गया, और एनोड में 11.84 ग्राम वेट जो है घट गया। ठीक, ये चेंजिंग आया। सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ा, तो सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि जितना वेट यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है उतना तो फिर यहाँ से मिल जाएगा इसको, तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोड में, तो इलेक्ट्रोड में चेंज हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रोड जो है कैथोड जो है 11.84 ग्राम अमाउंट डिपोजिट हुआ, दूसरा एनोड से जो है 11.84 ग्राम जो है डिकम्पोज ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में गिर गया, है ना। ये चेंजिंग है। और सॉल्यूशन में क्या चेंजिंग है, तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जितना अमाउंट यहाँ डिपोजिट हुआ उतना इसको यहाँ से मिल गया। तो देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं राइज होगा, क्योंकि जितना अमाउंट जो है कैथोड में डिपोजिट हो रहा है उतना ही अमाउंट क्या हो रहा है एनोड से निकल के सॉल्यूशन में आ जा रहा है, जिसके चलते सॉल्यूशन के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो ये आपका जो है फैराडेज लॉ जो है खत्म हो गया, है ना। जितना इससे रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल्स था, डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल, उसको जो है हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना। तो अगले दिन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, है ना, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये नया टॉपिक्स होगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।